यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड सर आपके एंड पे भी रिवीजन हो रहा है एंड आप टाइमली डेली बेस पर रिवीजन कर रहे हो आपके एंड पे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। सरकार आइए सर, सर्कुलर्स अंडर जीएसटी। सर देर आर सम सर्कुलर्स जो इशू है जीएसटी के अंदर, जो सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट इशू की है। सरकार उसको मैंने क्या किया, आपके चैप्टर्स के एंड में मैंने इंसर्ट किया। रीजन बिंग वो मल्टीपल टॉपिक को लेके साथ में कुछ सर्कुलर्स थे। आइए सर हम शुरू करते हैं बात अपनी सर्कुलर्स को लेके। सर ये मैंने आपके सामने ओपन किया है अपना समरी बुक, लेटेस्ट सेलेक्टेड सर्कुलर्स इशूड अंडर जीएसटी। मेन बुक में भी सर्कुलर दे रखे, समरी बुक में भी दे रखे। अच्छा, समरी बुक के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ कंटेंट जो मुझे लगा कि शॉर्ट कर सकते हैं सो दैट आप उसको पढ़े और आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्लियर, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग डाउन नहीं पढ़ना पड़े। तो सर हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं कहां से, समरी बुक से, सर्कुलर्स अंडर जीएसटी। ये आपकी मेन बुक में भी दे रखे हैं, पर हाँ आप डायरेक्ट समरी बुक से देखेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए मालिक, सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा देखना, मैक्सिमम पॉइंट के आंसर आप मुझे देंगे सर। ओके, वी विल डिस्कस, क्योंकि हमको पता है, आपको पता है, हम सर्कुलर्स याद नहीं करते, हम सर्कुलर्स सोल्व करते हैं। आइए बच्चों, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है, ये सर्कुलर का लेक्चर में अलग से ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स है और एग्जाम में यही आने वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे, पर केवल इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे बच्चों। ओके सर, लेटेस्ट सेलेक्टेड सर्कुलर्स इशूड अंडर जीएसटी, क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। सर आप मुझे बताओ, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए, ऑब्वियसली शेयर्स तो होंगे साहब, तो क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? इज होल्डिंग सर्विस प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू सब्सिडरी कंपनी, या सब्सिडरी कंपनी ने कोई सर्विसेज दी? अरे भाई मुझे बताओ, शेयर्स ट्रांसफर करना, सिक्योरिटीज आर शेयर्स, सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको पता है शेयर्स ना तो गुड्स होते हैं नहीं सर्विसेज होते हैं। सर इशू क्या है बेटा, whether the activity of holding shares by a holding company of the subsidiary company will be treated as supply of service or not, and whether the same will attract GST or not. Never. Answer is never. ठीक है, securities are considered as neither goods nor services under GST. Further, purchase or sale of shares or securities in itself is neither supply of goods nor supply of services. Therefore, the activity of holding shares of subsidiary company by the holding company per se cannot be treated as supply of services by the holding company to the said subsidiary company and cannot be taxed under GST. कोई GST इस पे नहीं लगेगा। क्लियर, बहुत सिंपल। आई होप पूरा समझ में आया, सिंपली समझ में आया सर। आइए सेकंड, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन सर्विसेज। इसमें दो इश्यूज थे, दोनों का मैंने क्लेरिफिकेशन दे रखा बेटा। फर्स्ट, मान लो कोई डायरेक्टर है बेटा, कोई कंपनी का डायरेक्टर है बच्चों, आपको और हमको पता है सर अगर डायरेक्टर ने इन दी कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर सर्विसेज दी है अपनी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वहां जीएसटी लगता है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, वहां 194J वाला टीडीएस करता है इनकम टैक्स एक्ट में, एंड सर वहां पे जीएसटी लगता है, और वो भी सही सोच रहे हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM में लगता है, एंड रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब क्वेश्चन आता है क्या, मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं बेटा, क्लियर। अब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होने की वजह से अगर मैंने डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई सर्विस दी होगी टू द कंपनी, तो वहां पे रिवर्स चार्ज है और वहां कंपनी टैक्स पे करेगा बच्चा। पर मान लो मैंने कंपनी को कुछ अदर सर्विसेज दी, जैसे कंपनी को कोई ऑफिस चाहिए था रेंट पर और मेरे पास प्रॉपर्टी थी बेटा, अब मैंने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी किसको, सर कंपनी को बेटा। तो सर डायरेक्टर ने सर्विसेज दी किसको, कंपनी को। क्या इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर सर्विसेज दी है? नो। अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दी किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे केस में वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होता है भाई। वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दी तो रिवर्स चार्ज में कवर होता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके बच्चों। इसलिए डायरेक्टर ने अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ अदर सर्विसेज दी कंपनी को विच इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, तो ऐसे केस में सर वो टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है, होगी, पर उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, ये डायरेक्टर सर्विसेज नहीं कहलाएगी। क्लियर, यशवंत मंगल ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विसेज दी है कंपनी को बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एटसेट्रा जो भी सर्विसेज मैंने दी कंपनी को, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, वहां पे टैक्स लगेगा। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई होगा तो पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है बेटा। क्लियर, उसको डायरेक्टर सर्विस नहीं मानने का बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर, डन, ये आपका एक ओपन खत्म होता है। अब आई होप बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, इस मैटर में क्या प्रैक्टिकल मार्केट में बहुत झगड़े चल रहे थे सर,
डिपार्टमेंट के एंड पर सर कई सारे नोटिस इशू किए जा रहे थे एसएससी को और ये मैटर हॉट था, इसलिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर देके क्लेरिफाई किया 1 अगस्त को कि दिमाग खराब मत करना डिपार्टमेंट, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा साहब, अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी में। ओके डन। जैसे एग्जांपल में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू दी कंपनी बाय बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ है ना भाई, ठीक। सेकंड, सर मूवीज तो देखी होगी बेटा, हाँ है ना भाई, एनिमल, दुनिया जला देंगे, हाँ है ना भाई, एग्जाम आ रहे हुए सर। पॉइंट ये मालिक कि सर मूवी देखने जब हम थिएटर में जाते हैं बेटा, तो वहां देखना सर पॉपकॉर्न वगैरह भी मिलते हैं ना यार, पॉपकॉर्न, नाचोस, हाँ है ना भाई सर। तो आप देखना वहां पे जो स्टॉल्स होती है, वहां पे जो काउंटर होता है, वहां से आप फूड परचेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है क्या, वहां से उन सिनेमा हॉल में जो आप फूड परचेज कर रहे हो, उन ईटिंग जॉइंट से, उन स्टॉल से जो आप खाना परचेज कर रहे हो बेटा, क्या वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा? तो सर एनालाइज किया रेस्टोरेंट की डेफिनेशन को बेटा, रेस्टोरेंट की डेफिनेशन में सारे ईटिंग जॉइंट आते हैं। सर याद करो, मैंने कंपोजिशन स्कीम पढ़ाते वक्त भी आपको बताया क्या, क्लाउड किचन हो, सेंट्रल किचन हो, सर कोई ईटिंग जॉइंट हो या मेस हो, ये सब रेस्टोरेंट के स्कोप में आते हैं एज फार एज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड और बेवरेजेस। क्लियर? तो सर ऐसे केस में इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि यस, सिनेमा थिएटर्स में जो काउंटर्स होते हैं जहां से आप पॉपकॉर्न या कोई फूड आइटम परचेज कर रहे होती है, वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एंड उस पर भी रेस्टोरेंट के प्रोविजन ही अप्लाई होंगे और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो उन पे भी लग जाएगा। क्लियर? सेकंड बात, अब मान लो आपने कोई कॉम्बो परचेज किया बेटा, जिसमें मूवी का टिकट भी था और साथ में पॉपकॉर्न भी थे बेटा, है ना भाई। अब अगर आपने एक कॉम्बो परचेज किया है तो इसमें क्या हो गया बेटा, यू आर, मैं मानो वो सिनेमा हॉल वाला मैं हूं बेटा, आई एम प्रोवाइडिंग exhibition of movie in cinema theater to you along with the supply of food। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है, ऐसे कॉम्बो पैक बनते हैं बेटा, तो दीज आर नेचुरली बंडल सप्लाई, एक कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, क्या खाना खाने गए थे क्या, पॉपकॉर्न खाने गए क्या, घुमाने गए थे ना किसी को बेटा, सर अबे ओ होशियारी। तो ऐसे केस में दिस सप्लाईज विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ सर एग्जीबिशन ऑफ मूवी इन दी सिनेमा थिएटर बेटा, हाँ है ना भाई, डन। सर ये क्लेरिफिकेशन नंबर 2 था, आप देखना चाहे देख लीजिए बेटा। Supply of food or beverages in a cinema hall is taxable as restaurant services as long as the food and beverages are supplied by way of or as part of a service and supplied independent of the cinema exhibition services बच्चा। ठीक है सर, ये रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा। पर it is further clarified that where the sale of cinema theater tickets and supply of food and beverages are clubbed together and are bundled तो ऐसे केस में सर एंड सच बंडल सप्लाई सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो ऐसे केस में द एंटायर सप्लाई विल अट्रैक्ट द जीएसटी एट द रेट एप्लीकेबल टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। क्लियर मालिक? डन। आइए बच्चों, सिंपल से पॉइंट है सर, कोई खास बात नहीं, कोई टफ पॉइंट नहीं, मैंने बताया ना आपको। सर्कुलर्स हम सोल्व करेंगे, हम सर्कुलर्स याद नहीं करते क्योंकि प्रोविजंस हमने बहुत शानदार तरीके से नेक्स्ट लेवल से पढ़े हुए सर। आइए मालिक, क्लेरिफिकेशन इश्यूज पर्टेनिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इन जीएसटी, ये भी एक बहुत ही शानदार बर्निंग इशू था इंडस्ट्री के अंदर, इसके लिए क्लेरिफिकेशन दिया डिपार्टमेंट ने 27 अक्टूबर 2023, 27 अक्टूबर बेटा, 31 अक्टूबर तक अमेंडमेंट कवर होता है बच्चा आपके लिए, 27 अक्टूबर को ये क्लेरिफिकेशन आया, देखना ध्यान से बच्चों। क्लेरिफिकेशन ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इन जीएसटी। पहले बात करूंगा इसकी पर्सनल गारंटी। अब सर मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं बेटा, कंपनी तो अबे हो सर, मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और उस कंपनी को किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए बेटा। तो सर प्रैक्टिकल मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी या फाइनेंशियल कभी भी कोई कंपनी, जब भी कोई कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाती है बेटा, तो कई सारे बैंक डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी मांगते हैं साहब, कि कल को कंपनी गई तो हम डायरेक्टर को पकड़ सके। तो सर ऐसे केस में कई बार डायरेक्टर्स अपनी पर्सनल गारंटी देते हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको लोन दीजिए कंपनी को, कुछ हुआ तो मैं बैठा हूं, पर्सनल गारंटी दी बेटा। तो अब क्वेश्चन आता है क्या, ये पर्सनल गारंटी जो दी है डायरेक्टर ने एक तरह से बैंक को दी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बेटा, तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, इसको एनालाइज करिए। तो सर उसके रिगार्डिंग सर्कुलर दिया है बेटा। सर ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लिखा है मैं यही आपको समझाता हूँ मस्त तरीके से माहौल के साथ बच्चा। सर सबसे पहली बात, हमने और आपने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड द कंपनी आर रिलेटेड पर्संस।
एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन टू सेक्शन नंबर 15। आए ना भाई, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आते हैं। दूसरी बात, सर जब डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है बैंक को ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो डायरेक्टर कोई कमीशन या फीस चार्ज नहीं करता है कंपनी से। क्लियर? सर डायरेक्टर फ्री सर्विस देता है एक तरह से कंपनी को कि साहब बैंक को बोलेगा क्या, मेरी पर्सनल गारंटी, आप इनको लोन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल को कुछ हुआ तो मैं बैठा हूं, यू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मी। पर इसके लिए कोई कमीशन या कोई गारंटी फी चार्ज नहीं करता है डायरेक्टर, किसे, कंपनी से बच्चे। तो सर ये फ्री सप्लाई हो गया। नाउ पॉइंट कम्स कि सर अगर विदाउट कंसिडरेशन डायरेक्टर ने कोई सर्विसेज दी अपनी कंपनी को, तो क्या वो सप्लाई के स्कोप में आएगा? तो याद करो, जहां पे भी कंसिडरेशन नहीं होता है वहां डायरेक्टली हम पहुंचते कहा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी बोलता है रेफर करो शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल 1 में 4 पैरा दे रखे बेटा, उसका सेकंड पैरा क्या बोलता है बच्चे कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। और सिंस डायरेक्टर और कंपनी दोनों कौन है, रिलेटेड पर्सन है, और सर ये गारंटी दे रहा है वो अपना, सर एक तरह से क्या है सर, कमर्शियल चीज होती है। क्लियर? तो ये बिजनेस के स्कोप में आता है भाई। तो ऐसे केस में इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो गया, तो ये सप्लाई के स्कोप में तो आ गया, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो पहली बात तो मैंने बताया आपको क्या, डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन, ये लिखा है। दूसरी बात, डायरेक्टर ने विदाउट कंसिडरेशन कंपनी को सर्विसेज दी है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी टू द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बेटा, तो ये विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है और ये सप्लाई के स्कोप में आता है एज पर शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 बेटा। हाँ है ना, शेड्यूल 1 के हिसाब से ये सप्लाई के स्कोप में आता है। क्लियर? अब पॉइंट आता है क्या, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्लियर? अब सप्लाई के स्कोप में आ गया, जीएसटी लगेगा बच्चों। अब जीएसटी लगेगा विदाउट कंसिडरेशन के केस में, आपको पता है रिलेटेड पर्सन ने अगर सप्लाई, आप किसी पर्सन ने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया तो वहां पे वैल्यू क्या देखेंगे बेटा, रेफर वैल्यूएशन रूल्स रूल नंबर 28। वैल्यूएशन रूल्स का रूल नंबर 28 बोलता है क्या, ओपन मार्केट वैल्यू। क्लियर? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस अगर रिलेटेड पर्सन को आपने सप्लाई किया तो बेटा। ओके, अब ओपन मार्केट वैल्यू की बात करते हैं हम। फेयर मार्केट वैल्यू बच्चा कि सर सिमिलर कंडीशन में अगर इसमें ओपन मार्केट वैल्यू निकालेंगे सेम सप्लाई में, तो क्या वैल्यू निकलेगा साहब, है ना मालिक? तो सर पता है, अब आगे बात सुनना, कमाल की बात है बेटा, आरबीआई की डायरेक्शन के हिसाब से एज पर द मैंडेट प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई, कोई डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर अपनी कंपनी से कमीशन या फीस चार्ज नहीं कर सकता है अगर उसने अपनी पर्सनल गारंटी दी है किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर द कंपनी। मतलब सर आरबीआई की डायरेक्शन के हिसाब से कोई डायरेक्टर कभी फीस ले ही नहीं सकता इस तरह की पर्सनल गारंटी देने के लिए। अब जब वो फीस कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता तो ओपन मार्केट वैल्यू इसका अवेलेबल नहीं है बेटा, है ना भाई? तो ऐसे केस में सर ओपन मार्केट वैल्यू क्या माना जाएगा, नील माना जाएगा बेटा, जीरो, है ना? इस तरह की क्रेडिट लिमिट देने के लिए जब पर्सनल गारंटी कोई डायरेक्टर किसी बैंक को देता है तो वहां पे वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। जीरो क्यों रहेगी बेटा, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया क्या, यहाँ पे फीस चार्ज नहीं कर सकते आप। तो सर ऐसे केस में फीस चार्ज नहीं कर सकते मतलब जीरो फीस चार्ज करिए बेटा, तो जीरो फीस ही क्या हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू। एंड व्हेन ओपन मार्केट वैल्यू इज नील, नील पे लगा दो 18% बेटा, जीरो पे लगा देंगे अगर 18% तो आएगा क्या, जीरो। ऐसे केस में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। इसलिए देखिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सच सप्लाई ट्रांजेक्शन हैविंग एनी ओपन मार्केट वैल्यू, इसलिए ऐसे केस में सर वैल्यू शेल बी ट्रीटेड एज जीरो। ओपन मार्केट वैल्यू क्या मानेंगे बेटा, जीरो मानेंगे, और ऐसे केस में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पक्का? डन। आई रिपीट, अगर कोई पर्सनल गारंटी डायरेक्टर किसी बैंक को दे रहा है अपनी कंपनी के लिए कि इनको लोन दे दो साहब, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कल को कुछ हुआ तो मेरे से रिकवरी कर लेना, ऐसे केस में डायरेक्टर एज पर आरबीआई मैंडेट्स, कोई भी डायरेक्टर हिंदुस्तान का अपनी कंपनी से इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकता डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्लियर? अब ऑल्दो ये सप्लाई के स्कोप में आ रहा है क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन है, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, पर ओपन मार्केट वैल्यू इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो इसका मतलब टैक्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। भारत माता की जय। अब यही अगर हम बात करें क्या कॉर्पोरेट गारंटी की बेटा, सुनना बात को ध्यान से। आज जैसे कोई होल्डिंग कंपनी बेटा और एक सब्सिडरी कंपनी बच्चे, सब्सिडरी कंपनी को लोन चाहिए किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नाउ इफ द सब्सिडरी कंपनी वांट टू अवेल दी लोन और
एडवांसेज फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे केस में सब्सिडरी कंपनी को वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है क्या, अपनी होल्डिंग कंपनी की गारंटी लेके आओ। सर डायरेक्टर की गारंटी की बात मैंने कर ली बेटा आपसे, डायरेक्टर गारंटी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात आ रही है कॉर्पोरेट गारंटी बेटा। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रहा है साहब, तो सर पॉइंट आता है क्या, अब इस केस में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगी। तो अगेन सेम एनालिसिस बेटा, इफ कॉर्पोरेट गारंटी इज बीन गिवन बाय वन कंपनी फॉर अनदर कंपनी, तो ऐसे केस में सर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अगर कंसिडरेशन लिया है तो सर दैट इज अ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा। पर अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या सप्लाई के स्कोप में आएगा? रेफर करो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1 पैरा 2 बोलता है क्या, अगर रिलेटेड पर्सन ने सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई होगा। और सर होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों कौन है? रिलेटेड पर्सन होते हैं बेटा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है किसको? सब्सिडरी कंपनी को बच्चों, तो डेफिनेटली दे आर रिलेटेड पर्संस। इक्विटी होल्डिंग में होता है बच्चा उसका, दे आर रिलेटेड पर्संस। अब रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आ गया, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के स्कोप में आ गया, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। ये मानेंगे कि सर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सप्लाई किया है। अब ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा? रेफर करो रूल नंबर 28, और रूल नंबर 28 का आपको पता है, हमने पढ़ा है रूल नंबर 28 में सब रूल नंबर 2 इस बार नया ऐड हुआ है कि अगर कभी कोई रिलेटेड पर्सन अपने रिलेटेड पर्सन को सर कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केस में वैल्यू निकाला जाएगा इस पर रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 विच सेज दैट 1% of the amount of guarantee given or actual consideration charged whichever is higher shall be the value of supply, और ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा। भारत माता की जय। किस पे लगेगा बेटा? रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लगेगा। और किस वैल्यू पे लगेगा? 22 मैंने पढ़ा रखा बेटा, या मैंने 22 रिपीट नहीं किया है, मैंने आपको नॉलेज के लिए यहां बताया कनेक्ट करने के लिए कि सर 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन, कितने अमाउंट की गारंटी दी बेटा, और कितने अमाउंट की गारंटी दी उसका 1%, और एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर? आइए सरकार अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये था कॉर्पोरेट गारंटी के रिगार्डिंग पॉइंट, और हमने पर्सनल गारंटी के बारे में भी बात कर ली। जिस पर्सनल गारंटी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में जीएसटी लगेगा। 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन और एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज बाय द होल्डिंग कंपनी विच एवर इज हायर। हाय ना मालिक? चलिए सरकार आइए मालिक। सर एक बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट पढ़ते हैं, आपको और मेरे को पता है क्या, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? है ना भाई? तो सर अगर मेरी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, याद है 10 का क्रेडिट क्यों मिला? याद करो एक बार। अगर मेरे 140 पे टैक्स लग रहा है विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है, सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। मतलब अगर मेरी कोई कॉस्ट मेरी सेल प्राइस का पार्ट बन रहा है और मेरी सेल प्राइस पे टैक्स लग रहा है, तो वो कॉस्ट इज ऑलवेज एलिजिबल फॉर आईटीसी बच्चा, है ना भाई? चलिए ये तो मैंने ऐसे ही रिवाइज करा है क्योंकि सर्कुलर में कहने का ये लिंक होगा, पर अभी उसको लिंक मत करिए, मैं बात करता हूं स्टेप बाय स्टेप। क्लेरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। सरकार देखिए ध्यान से। आइए मालिक अगले सर्कुलर की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। 17 जुलाई को सर्कुलर इशू हुआ था। सर आपको पता है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर पढ़ाते हुए आपको बात करी होगी ये वाली, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, अरे नाम तो सुना ही होगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी। मालिक क्या करता है बेटा? ये हेड ऑफिस ने, मान लो एग्जांपल के लिए, हेड ऑफिस ने कॉमन सर्विसेज ली विच आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटायर बिजनेस, मल्टीपल ब्रांचेस मेरी है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे है, पर मेरे को बिल आ रहा है कहां पे? हेड ऑफिस में। तो सर हेड ऑफिस चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करा दे एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और जितनी सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल है टू इट्स ब्रांच उसका क्रेडिट उन रेस्पेक्टिव ब्रांच को ट्रांसफर कर दे थ्रू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म बेटा। ऐसे केस में हेड ऑफिस, जो मैंने इस एग्जांपल में हेड ऑफिस बोला है बेटा, उसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सेपरेट रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा एंड आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? पर
प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर एक अल्टरनेट प्लान और चल रहा है, अल्टरनेट ऑप्शन और लोग फॉलो कर रहे थे, जिसका डिस्कशन भी मैंने कभी ना कभी आपको फुल कोर्स में किया है। बेटा सुनना बात को ध्यान से। सर हेड ऑफिस क्या करता है बेटा? ब्रांच ऑफिसेस को इनवॉइसेस इशू कर देता है। मतलब मान लो हेड ऑफिस ने वेरियस सर्विसेज ली फॉर एंटायर बिजनेस, सारी ब्रांचेस के लिए बेटा। बिल आ गए हेड ऑफिस के पास। अब हेड ऑफिस क्या कर रहा है? आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहा है। हेड ऑफिस इज इशूइंग द इनवॉइसेज टू द ब्रांच ऑफिस, ये मानते हुए कि हेड ऑफिस ने थर्ड पर्सन से सर्विसेज ली और हेड ऑफिस ने ब्रांच को सर्विसेज दी। तो क्या ऐसा अलाउड है? आंसर इज यस एंड यस। ऐसे केस में हेड ऑफिस कैन इशू द इनवॉइसेज टू रेस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर द रेस्पेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच ऑफिस बच्चा। और ऐसे केस में अकॉर्डिंगली जीएसटी का ट्रीटमेंट हो जाएगा बेटा। और सर ये ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, जीएसटी लग जाएगा बेटा। और हेड ऑफिस ने परचेज में जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी ले लेगा बेटा, है ना भाई। तो या तो आप आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करो या आप नॉर्मल इनवॉइस रूट पे जाइए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इसमें 2-3 इश्यू थे, उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है, देख लीजिए, अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से बात समझ। देखिए सर, फर्स्ट इश्यू, वेदर एचओ हेड ऑफिस कैन अवेल ITC in respect of common input services procured from a third party but attributable to both head office and branch offices or exclusively to one or more of the branch offices. Issue tax invoice under section number 31 to the said branch offices for the said input services. मतलब क्या हेड ऑफिस वेरियस सर्विसेज लेकर ब्रांच ऑफिसेस को उनकी रेस्पेक्टिव पोर्शन के लिए आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो ना करे और सर इस तरह का इनवॉइस इश्यू करके काम कर सकता है? यहाँ पे आंसर आएगा क्या है? यस सर। पढ़ते, टैक्स इनवॉइस इशू कर दे टू द ब्रांच ऑफिसेज फॉर द सेड इनपुट सर्विसेज एंड द ब्रांच ऑफिसेज कैन देन अवेल द आईटीसी फॉर द सेम। क्या ऐसा अलाउड है? या वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर द हेड ऑफिस टू फॉलो द आईएसडी मैकेनिज्म, है ना भाई। क्या आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करना कंपलसरी है या इनवॉइसिंग वाला रूट भी फॉलो कर सकते हैं? तो यहां बोला क्या ऑप्शन है एचओ के पास टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज either by following ISD mechanism and if it is no and मतलब ऑप्शन है क्या, या तो ISD मैकेनिज्म फॉलो करे या इनवॉइस वाला मैकेनिज्म फॉलो करे। ISD मैकेनिज्म फॉलो करना ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है सर। इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी बाय ISD मैकेनिज्म। एचओ कैन आल्सो इश्यू टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ थर्ड पर्सन सर बट एट्रीब्यूटेबल टू रेस्पेक्टिव ब्रांचेस, हाँ ना भाई। और ब्रांच को उसके बिल के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके मालिक, तो पहला पॉइंट तो क्लियर कि आईएसडी मैकेनिज्म इज एन ऑप्शन। एचओ कैन रेज द इनवॉइसेस टू ब्रांच ऑफिसेज, ये मानते हुए कि एचओ ने वेरियस पार्टी से सर्विसेज ली और एचओ ने ब्रांच ऑफिसेज को सर्विसेज पास ऑन करी बेटा। क्लियर, ऐसा अलाउड है। बिल इश्यू कर दो और उस बिल के बेस पे रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिस को आईटीसी मिल जाएगा बेटा। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है। अब क्वेश्चन आता है क्या, एचओ और ब्रांच ऑफिस दो अलग अलग सर रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा, तभी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, तभी सर बिल इश्यू करने की बात आ रही है। अब सर ऐसे केस में दोनों है तो डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा, हाँ है ना मालिक। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई अगर हो रहा है तो सर वैल्यू क्या होगा बेटा? वैल्यू के लिए रूल नंबर 28 ओपन करेंगे बेटा। तो वहां पे कुछ इश्यू है वो देखना बेटा। मतलब एक झगड़ा क्या हुआ सर, मैं बताता हूं आपको बेटा। सर आज बात करूं मैं अगर हेड ऑफिस, सर हेड ऑफिस जो काम करता है वो केवल और केवल हेड ऑफिस के लिए काम नहीं करता है। हेड ऑफिस अपने सारे ब्रांचेस के लिए भी काम करता है। जैसे सेंट्रली सर उनका बिजनेस का मैनेजमेंट हो रहा है बेटा, कई सारे एम्प्लॉइज हेड ऑफिस में ही बैठते हैं जो कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्रांच ऑफिस बच्चे। तो अल्टीमेटली एक तरह से हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ब्रांच ऑफिस। क्या वो जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है, क्या उस कॉस्ट को भी अपने बिल में ऐड करना पड़ेगा एचओ को व्हाइल इशूइंग द इनवॉइस टू द ब्रांच ऑफिस? दिस इज द क्वेश्चन। देखते ध्यान से, आंसर इज नो। ठीक है, पर पढ़ो। Whether the HO is mandatorily required to issue invoice to branch offices for internal generated services. Internal generated services मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्केटिंग जो होता है वो हेड ऑफिस से होता है साहब, कोई ब्रांच को मार्केटिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब साहब एक तरह से HO इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल ब्रांचेस बच्चा। तो सर इस तरह की बोलते हैं इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज, या वहां के जो हेड ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो भी तो अल्टीमेटली काम किसके लिए करे? ब्रांचेस के लिए भी करे ना यार। पढ़ो, whether the HO is mandatorily required to issue invoices to the branch offices for internal generated services and or
whether the cost of all components including salary cost of HO employees involved in providing the said services has to be included in computation of value of services provided by HO to branch offices when full ITC is available to the concerned branch office. सरकार, मेरा जो ब्रांच ऑफिस है उसको फुल आईटीसी मिलने वाला है. याद करो रूल नंबर 28 में क्या लिखा है. अगर सर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन जब आपस में सप्लाई करते हैं बेटा, तो रूल नंबर 28 बोलता है क्या, ओपन मार्केट वैल्यू बेटा. पर इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू अवेल द फुल आईटीसी, पूरा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है. इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ऐसे केस में जो उसने एक्चुअल बिल पे वैल्यू लिखी है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, उसको कभी चैलेंज नहीं करेंगे. तो यहां पे उसी का रेफरेंस होते हुए बोला क्या, चिंता मत कर मंगल, अगर आपके रेसिपिएंट जो ब्रांच ऑफिस है उसको फुल आईटीसी मिलता है, तो ऐसे केस में जो आपने बिल पे वैल्यू लिख दी, बस आज तो अपन ही भगवान है ना भाई, अपन ही भगवान. सर इन केस where full ITC is available to a branch office, the value declared in the invoice by HO to the branch office in respect of a supply of services shall be deemed to be the open market value बेटा. उसी को क्या मान लेंगे भाई, open market value मान लेंगे बेटा. Clear? Sir, irrespective of fact that whether cost of any particular component of services like cost of employees etc has been included or not in the value of supply बेटा. मतलब एम्प्लॉय की कॉस्ट ऐड करूं या ना करूं, सर सिंस कस्टमर को फुल क्रेडिट मिल रहा है बेटा, सिंस ब्रांच को फुल क्रेडिट मिल रहा है बेटा, तो ऐसे केस में जो मैंने बिल लिखा है, भले कम का लिखा, ज्यादा का लिखा, एम्प्लॉय कॉस्ट ऐड करी नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे बेटा. फर्दर ध्यान देना बेटा, कई बार तो हेड ऑफिस ये इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज का बिल कभी लिखता ही नहीं है ब्रांच ऑफिस के बच्चे. आज तुम भी देखना बेटा, कई सारे हेड ऑफिस पूरे इंडिया में जो अपनी ब्रांचेस होती है उनके लिए काम करते हैं बेटा. तो इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज के लिए हेड ऑफिस कभी ब्रांच ऑफिस को कई सारे केस में बिल लिखता ही नहीं बेटा. तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, तो ऐसे केस में यहां बोल दिया क्या, ऐसे केस में यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी निल. क्लियर? और सर अगर मेरे रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है, तो जो मैंने बिल लिखा है उस पर जो वैल्यू डिक्लेयर करी है वही क्या हो गया, ओपन मार्केट वैल्यू. तो यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू निल माना जाएगा और यहाँ कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. सर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो सिचुएशन को यार, इसलिए गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करके गवर्नमेंट खुद फायदा दिया, खुद बोल दिया क्या, नहीं 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 इतना कॉम्प्लेक्स मत करो जीएसटी को साहब, कीप इट गुड एंड सिंपल टैक्स. सर क्या लिखा, फर्दर इन केसेस वेयर फुल आईटीसी इज अवेलेबल, वेयर फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, if HO has not issued a tax invoice to the branch office beta in respect of any particular services being rendered by HO to the branch office. HO ने ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विस दी बेटा, पर उसके लिए कोई बिल इशू नहीं किया, the value of such service may be deemed to be declared as nil by HO to the branch office beta and may be deemed to be open market value in terms of second provision to rule number 28. मतलब ऐसे केस में वैल्यू क्या मान लेंगे, वैल्यू क्या मान लेंगे, जीरो निल, और उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे. आया ना भाई, डन. वरना सोचिए अगर गवर्नमेंट सर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो सर मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा बेटा. कैसे सर, आज देखिए ना बैंक, आज बैंक का हेड ऑफिस मान लो किसी बैंक का कहाँ है, मुंबई है सर. अब सर बैंक सेंट्रली सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, बैंक सेंट्रली ट्रांजैक्शन मैनेज करता है, कितना काम करता है अपनी सारी ब्रांचेस के लिए यार. और इस तरह की इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज का ओपन मार्केट वैल्यू निकालो और सर बिल इश्यू करो, कितना हेडेक हो जाएगा यार. सो कीप इट गुड एंड सिंपल टैक्स. गवर्नमेंट साहब साहब खुद ने बोल दिया क्या, नहीं नहीं ऐसे केस में वैल्यू हम क्या मान लेंगे, निल मान लेंगे, कोई बिल अगर इश्यू नहीं किया चलेगा साहब. प्लस नंबर 3 बोलता है क्या, इन रेस्पेक्ट ऑफ, अच्छा ये तो हमने बात करी क्या, जब ब्रांच ऑफिस को फुल आईटीसी मिलता है वहां, मान लो मेरा ब्रांच ऑफिस ऐसा है जिसको फुल आईटीसी नहीं मिलता है, तो क्या ऐसे केस में एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज वगैरह, क्या इसका बिल इश्यू करना पड़ेगा. अगेन सर गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं. पढ़ो सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एचओ टू द ब्रांच ऑफिसेज इन केसेस वेयर फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिसेज. अब क्या ऐसे केस में वेदर द कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एट द एचओ इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस, is it mandatorily required to be included while computing the taxable value of services provided by HO to the branch office? Answer is no. Sir, such costs are not mandatorily required to be included while computing the taxable value of the supply of such services, even in cases where full ITC is not available to the concerned branch office. वरना बहुत सारा हेडेक हो जाएगा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगा जीएसटी के अंदर. इसलिए इस तरह की HO की
इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज पर आपको ब्रांच ऑफिस को बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। और सर जो एम्प्लॉय की कॉस्ट वगैरह होती है उसको कभी वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, आप करते हो आपकी चॉइस है बेटा, बाकी हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है। भारत माता की जय। आई होप पिक्चर पूरी समझ में आ गई। तो सरकार कंक्लूजन क्या बेटा, वापस बोलता बेटा, आईएसडी मैकेनिज्म कंपलसरी नहीं है। एचओ ब्रांच ऑफिस को टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकता है बच्चा, क्लियर। टैक्स इनवॉइस इशू किया तो एचओ की लायबिलिटी आएगी और रेसिपिएंट ब्रांच को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा बेटा, क्लियर। सेकंड बात, अगर सर एचओ जब बिल लिखता है ब्रांच ऑफिस को तो क्या इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज की कॉस्ट में क्या उसको एम्प्लॉय की कॉस्ट एटसेट्रा जो भी कॉस्ट वो इनकर करता है हेड ऑफिस में, क्या वो सब भी इंक्लूड करना है सर। तो यहां पे बात आई क्या सर, इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेसिपिएंट को क्रेडिट मिले तो भी तकलीफ नहीं है, नहीं मिलता तो भी तकलीफ नहीं बेटा। और हाँ, अगर बिल इशू नहीं भी किया तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सर एचओ को ये बोल दिया है कि अगर रेसिपिएंट ब्रांच ऑफिस जो है बेटा उसको इन इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा आती है बेटा, सर ये कुछ भी इंक्लूड करने की नहीं है। उसके लिए अगर आपने बिल नहीं भी इशू किया तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, आया ना बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। भले उस रेसिपिएंट को क्रेडिट मिले ना मिले, फुल आईटीसी मिलता हो ना मिलता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, डन। आइए मालिक सर, अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके एक छोटा सा पॉइंट था बेटा। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 6 में डिफाइन किया है किसको, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को। अच्छा, उसका कंडीशन नंबर 4 बोलता है क्या, सर्विसेज के केस में किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी मानेंगे जिसमें वन ऑफ द कंडीशन क्या है, पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी और वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई। अगर आईएनआर में पैसा आ रहा है तो भी चल जाएगा, क्लियर। पर सर अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो सर क्या हुआ बच्चा, सर ये रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की कि सर कई बार पेमेंट जो आता है आउट ऑफ इंडिया से, वो पेमेंट आता है किसमें, स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट में बेटा। स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ रहा है बेटा, तो क्या इसको ऐसा मानेंगे कि फॉरेन करेंसी में पैसा आ गया है, आंसर इज यस, क्लियर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, खत्म हो गया और क्या है। और इसको एक्सपोर्ट कंसिडरेशन मानते हुए सर वो मानेंगे कि आपका एक्सपोर्ट का पैसा रिसीव हुआ है। सर पढ़ो एक बार, various representation have been received requesting for clarification regarding admissibility of export remittance received in special INR Vostro account as permitted by RBI for the purposes of consideration of supply of services to qualify as export of services। तो क्या अगर स्पेशल INR Vostro account में पैसा आ रहा है तो क्या इसको सर ये मानेंगे कि कंप्लायंस आपने कर लिया, कि ये मान लेंगे फॉरेन करेंसी आ गया, आंसर इज यस। पढ़ लीजिए बेटा, इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हेन द इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर पेड द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन आईएनआर फ्रॉम द स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक्स ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री। जैसे आपने सिंगापुर एक्सपोर्ट किया, अब सिंगापुर का कोई सर यहाँ पे सर ऑथराइज डीलर बेटा, ऑथराइज डीलर बैंक है बेटा, एडी बैंक ऑथराइज डीलर बैंक है यहाँ पे बेटा, उसने सर वो सिंगापुर वाली कंपनी का यहाँ पे बैंक ओपन किया है बेटा, अकाउंट ओपन किया है बच्चा, आया ना भाई। और वो अकाउंट कौन सा बेटा, स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट बेटा, और उसके थ्रू आपको आईएनआर में पैसा आया, चलेगा यार। सर एक्चुअली वो क्या होता है, एक ब्रिज अकाउंट था एक तरह से, यहां से फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, फॉरेन करेंसी वहां से यहाँ पे आएगी, इससे अच्छा आपकी करेंसी आपके पास रखो, हमारी करेंसी हमारे पास रखेंगे सर, और यही से अकाउंट सेटलमेंट कर लेंगे बेटा। तो सरकार ऐसे केस में स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू अगर पैसा रिसीव हुआ है चलेगा, ये मानेंगे कि आपने कंडीशन फुलफिल करी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कौन सी, क्लोज नंबर 4 में जो कवर है सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, मतलब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आया है, ये मानेंगे बेटा, क्लियर, डन। चलिए सरकार, अब प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके 3 इश्यू थे बेटा, 3 मैटर थे, ये लास्ट सर्कुलर बच्चों आपके लिए सर, और ये तीनों इश्यूज हम बात कर लेते मस्त होके। सबसे पहली बात, आपको पता है कि सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 9 डिलीट हो चुका है बेटा आईजीएसटी एक्ट, सर जहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट सप्लायर ऑफ सर्विसेज और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, सर 1% इंडिया में 1% आउट ऑफ इंडिया में बेटा, हाँ है ना भाई। इधर सप्लायर ऑफ सर्विसेज और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया नॉन टैक्सेबल, एक टैक्सेबल टेरिटरी में, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है, और उसमें सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, वैसे वो सबसेक्शन 9 पढ़ाते वक्त मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में बच्चा, मैंने बोला था आगे क्लेरिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, वही बता चुका हूं मैं आपको इसके बारे में बात, पर यस बोल देता बेटा मैं। सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग मेल और कुरियर बच्चा, ये सर्विस थी पहले बेटा, उसको उड़ा दिया बेटा।
अब सबसेक्शन 9 डिलीट कर दिया। तो सर अब जब आपका 1 अक्टूबर 2023 से सबसेक्शन नंबर 9 जो स्पेसिफिक प्रोविजन था रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इन सेक्शन नंबर 13 वो अगर ओमिट हो चुका तो अब क्या सेक्शन लगेगा, अब कौन सा प्रोविजन लगेगा, क्या डिफॉल्ट प्रोविजन लगेंगे या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लगेगा बेटा। तो वहां डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स जब 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का है तो वहां पे डिफॉल्ट प्रोविजन जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 है वो लगेगा। और हाँ, मेल और कुरियर के थ्रू अगर गुड्स या सर्विसेज गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो बेटा सर, कुरियर सर्विसेज अगर है तो उसके लिए भी डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 लगेगा। वहां पे सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 मत लगा देना। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं यहां काम आएगी। सर्कुलर ने साफ साफ क्लेरिफाई किया कि इन केसेस में डिफॉल्ट रूल ही लगेगा। मतलब 13.2 बोलता है क्या, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रेसिपिएंट का लोकेशन डिटर्मिनेबल है और ऑब्वियसली होगा, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बेटा तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं जा रहा होगा ना, रेसिपिएंट का लोकेशन पता होगा बेटा आपको। तो रेसिपिएंट का लोकेशन ही क्या होगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स प्लस मेल और कुरियर के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो भी डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ही लगेगा। क्लियर, डन। आओ बच्चों सेकंड मैटर बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। बेटा मस्त है पॉइंट, थोड़ा सा समझना बेटा। इसमें दो इश्यू बनेंगे, दो केस बनेंगे, केस नंबर 1 केस नंबर 2, और दोनों के लिए यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे रखा है। अगर यहां से अगर हम पढ़ेंगे और सर जैसे केस नंबर 1 पढ़ लिया फिर केस नंबर 1 का आंसर देख लिया, कुछ ना होने वाला है बेटा। ठीक है, सुनना बात को ध्यान से मस्त माहौल के साथ। और सर अगर इफेक्टिव लिसनिंग आपने कर ली, वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन अगर आपने समझ लिया, उसके बाद अगर आपने एक बार आपके एंड पे पढ़ लिया, माहौल जबरदस्त शानदार। मालिक अब सर क्या होता है प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं थोड़ा सा मैं आपको। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, चलो और नाम लेते हैं अच्छे से, किसका नाम ले बेटा सर, मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा सर। मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है। होर्डिंग वगैरह देखी हुई ना सर, अपने हाईवेज पे जा रहे होते हैं सर, सर लिखा होता है कई बार एडवर्टाइजमेंट वगैरह, हाँ है ना भाई। सर इसको एडवर्टाइजमेंट करवाना है साहब, इसको मंगल इंडस्ट्री लिमिटेड। होर्डिंग वगैरह पे एड दिखने चाहिए सर रास्तों में, हाईवेज वगैरह सिटी के बीच में। अब सर इसने कांटेक्ट किया, चलो अच्छा नाम लिखते बेटा, क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेटा। ओके मालिक, अब मैंने कांटेक्ट किया क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को कि मेरे को मुंबई, अंधेरी, बेंड्रा, बोरीवली, यहाँ पे जितने भी होर्डिंग है सब पे यहाँ पर अपना एड चाहिए। ठीक है साहब, उसने बोला बात करता हूं, बताता हूं मैं आपको कैसे क्या हो पाएगा। ओके मालिक। तो साहब अब क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड क्या किया बेटा सर, वहां के कॉन्ट्रैक्टर होते बेटा जिनके पास होर्डिंग होते बेटा। अच्छा चलो एक और बात बताता हूं मैं, आपने हाईवेज पे, रोड पे कई बार देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते बेटा। आज मैं चाहता हूं कि मेरा खुद का होर्डिंग वहां लगा दूं, तो क्या मैं डायरेक्ट उठ के और डायरेक्ट होर्डिंग में अपनी वहां लगा सकता हूं क्या बच्चा? किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा मैंने और साहब वहां पे कंस्ट्रक्शन करा दिया पिलर का और उस पर होर्डिंग लगा दिया बेटा और वहां पे मेरा एड लगा दिया, कैसा अलाउड है? नेवर। म्युनिसिपालिटीज वगैरह से, लोकल अथॉरिटी से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है और वो अलाउ करेंगे तब जाके मैं वहां पे अपना होर्डिंग इंस्टॉल कर सकता हूं बेटा, है ना। तो वो जो आप देखो ना जिस पर एड लगता है, वो जो प्लेस सेल ऑफ स्पेस जिसका होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर के लिए मेरे को परमिशन, मेरे को राइट्स लेने पड़ते हैं किससे? म्युनिसिपालिटी से, लोकल अथॉरिटी से। तो सर मंगल ने बोला मेरे को ऐड करना है, उसके कांटेक्ट में था कौन? क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड बेटा। अब इसने क्या किया सर, इसने देखा कि अंधेरी
बेंड्रा और बोरीवली, इनके ये होर्डिंग किसके पास है, कौन है कॉन्ट्रैक्टर इनका, किसने म्युनिसिपैलिटी से परमिशन ले रखी है, किसने बीएमसी से परमिशन ले रखी है, किन किन के होर्डिंग है, सर इसका नाम पता पड़ा, इसको नाम पता पड़ा, नाम पता पड़ा सर, एबीसी लिखते थे, ठीक है ना सर, एबीसी लिमिटेड। सर होर्डिंग जो ना बड़ा, ओनर ऑफ होर्डिंग्स प्लेसेस, जहां पे आप एड लगवा सकते हो बेटा। क्लियर, इसने मेरे से कांटेक्ट किया बेटा, एबीसी लिमिटेड से कांटेक्ट किया बेटा। अब सुनना बात को ध्यान से, यहां दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे। अब एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। क्रिएटिव ने बात करी एबीसी लिमिटेड से कि मेरे को यहां अपना एडवर्टाइजमेंट लगाना है, 10 दिन तक एड दिखना चाहिए। क्लियर सर, अब एबीसी लिमिटेड ने उसको बोला ठीक है साहब, यहां पे एड लगाना है, लगा दीजिएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 10 दिन का एड है, इतने पैसे लगेंगे, ₹10 लाख विल बी चार्ज, बोला डन। अब सर एबीसी ने सिंपली क्या किया बेटा, उसको यहां पे एड लगाने की परमिशन दे दी। ओके, सो एबीसी ने क्या किया बेटा, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज किसको दी, क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेटा। और क्रिएटिव एडवर्टाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने सर सर्विसेज दी किसको, मंगल इंडस्ट्री लिमिटेड को बेटा। आया ना भाई। सर अब मान लो एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए चार्ज किए थे बेटा, इसने हो सकता है ऐसे 15 लाख रुपए चार्ज कर दिए बच्चा। क्लियर, चलो इसको क्रिएटिव ने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी किसको बेटा, मंगल इंडस्ट्रीज को बच्चा। आया ना। और इसके अगेंस्ट इसने से 15 लाख रुपए चार्ज कर लिए। इसमें इसने डिजाइनिंग भी करी होगी एड की, कौन कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी वो भी दिमाग लगाया होगा बेटा, इसलिए 15 लाख रुपए लेना है, बाकी उस एड के स्पेस के तो 10 लाख रुपए थे बेटा। क्लियर, इसने अपनी एडिशनल सर्विसेज दी होगी, क्रिएटिव एड बनाया होगा, क्रिएटिव डिजाइन बनाई होगी, सर कौन कौन से पिलर पे एड लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए, वो सब लोकेशन डिफाइन करी होगी बेटा। हाँ है ना भाई। उसके लिए इसने सब मिला के 15 लाख रुपए ले लिया। तो क्रिएटिव ने क्या किया बेटा, इनवर्ड सप्लाई लिया और आउटवर्ड सप्लाई दिया 15 लाख। ओके मालिक। सर क्वेश्चन आता है क्या, इस पर्टिकुलर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सर हमने पूरा सेक्शन नंबर 12 पढ़ा हुआ बेटा। सेक्शन नंबर 12 में हमने देखा हुआ बेटा क्या, सर अगर सब सेक्शन नंबर 3 से लेके 14 तक अगर आपकी सर्विसेज कवर नहीं होती है तो सब सेक्शन नंबर 2 से आपका आंसर आएगा। सर याद है क्या, सब सेक्शन नंबर 3 में लिखा है क्या, इम्यूल प्रॉपर्टी वाला सर्विसेज आया ना भाई। अरे यस या नो। सब सेक्शन 4 में लिखा है क्या, रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग वगैरह बेटा। सब सेक्शन 5 में सर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। सब सेक्शन नंबर 6 में एडमिशन टू दी इवेंट। 7 में सर इवेंट ऑर्गेनाइज करो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बेटा आप। सर 8 में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज। 9 में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। सर 10 में ऑन बोर्ड सर्विसेज। 11 में टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह बेटा। सर 12 में बैंकिंग सर्विसेज सर इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रेडिंग वाली सर्विसेज बच्चों। देन 13 में लिखा है क्या, इंश्योरेंस सर्विसेज। और 14 में लिखा है क्या, एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट एटसेट्रा बेटा। आया ना भाई। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देखी है, ये किसी भी स्पेसिफिक सबसेक्शन में कवर नहीं है। और सर जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन 2 है ये बेटा। तो डिफॉल्ट प्रोविजन यहां अप्लाई होगा। और डिफॉल्ट प्रोविजन बोलता है क्या, सर रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा। और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, पहली बात तो इतनी बड़ी सर्विस ले ही नहीं पाएगा। पर हाँ अगर वो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो, नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। कुल मिला के डिफॉल्ट प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर। एंड सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 2 लगेगा। भारत माता की जय। ओके बच्चों, खत्म। अब सर एक और केस बताता मैं आपको बेटा। मान लो अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, ये जो ऑनर ऑफ द होल्डिंग प्लेसेस है बेटा, जिसने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है, गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है, और वो मालिक है बेटा इन कॉन्ट्रैक्टर बेटा, उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, लीज पे ले रखा है बेटा गवर्नमेंट से। सर क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है बच्चों, एबीसी लिमिटेड से बात कर लेता है क्या, मेरे को 1 साल के लिए ये होर्डिंग चाहिए। अब यहां पे मैं एड मंगल इंडस्ट्री का लगाऊं या मैं एड गोयल इंडस्ट्री का लगाऊं या मैं एड सर
सिंहल इंडस्ट्री का लगाऊं, या मैं एड जैन इंडस्ट्री का लगाऊं, या मैं एड ओबरे का लगाऊं, या मैं एड पिरामल का लगाऊं, या मैं एड रिलायंस का लगाऊं, ये मेरी चॉइस है। मेरे को तो ये स्पेस तो सेल कर दे, है ना भाई। तो सर ऐसे केस में अभी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, सुनना बात को ध्यान से। केस नंबर 2 बन रहा है बेटा। सर यहां पे क्या हो रहा है, सेल ऑफ स्पेस, सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट। सर वो होर्डिंग का स्पेस ही मेरे को मिल गया है, मेरे को मतलब क्रिएटिव को मिल गया बच्चा। तो यहां पे क्या हो रहा है, सर वो होर्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। वो मान लो कई बार देखा होगा आपने, कई सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की वॉल पे एड लगता है बेटा। कई सारी बड़ी बड़ी होर्डिंग जो फिक्स होती है बेटा, दोज आर अटैच्ड टू अर्थ। उसको सीमेंट वगैरह से पिलर से पूरा अटैच किया होता है, और उसके बाद उसमें होर्डिंग लगाया जाता है बच्चा। दोज आर a kind of sale of space for advertisement, and those are services related to immutable property, है ना। तो सर अब मेरी बात को समझना ध्यान से। अगर एबीसी लिमिटेड ने वो एडवर्टाइजिंग कंपनी को अगर स्पेस सेल कर दिया कि अब तेरी मर्जी वो ऐड कर बेटा, मर्जी हो तब ऐड लगा, मर्जी तब ऐड मत लगा, अगर वो स्पेस फ्री रहे तो भी तेरा टेंशन, और वो स्पेस ऑक्यूपाइड रहे तो भी तेरा रेवेन्यू, आई डोंट केयर। मेरे को तो तू मेरे साल के 1 करोड़ रुपए दे दे एक होर्डिंग के बेटा, बस डन। तो अब पॉइंट आता है क्या, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 से निकलेगा, विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। जहां वो होर्डिंग लोकेटेड है, जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, और अकॉर्डिंगली सर टैक्स की लायबिलिटी निकलेगी जो, है ना बेटा। भारत माता की जय। शायद क्लियर डिस्टिंग्विशन आपको समझ में आ गया। वापस से बोलता बच्चा मैं, एक तो मैंने उसको बोला क्या, मेरा एड 10 दिन के लिए हैंग करना है यहाँ पे, क्लियर। मैंने वो स्पेस उसे परचेज नहीं करी बेटा। सेकंड, वो स्पेस ही मैंने रेंट पे ले लिया है ना बेटा। पूरे साल भर के लिए उसने वो स्पेस मेरे को बेच दिया है। सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट जो था बेटा, अधिकार जो था, वो उसने मेरे को बेच दिया। राइट टू एडवर्टाइज एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो उसने मेरे को बेच दिया बेटा। दिस इज अ सर्विस विच इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। और ऐसे केस में सर ऐसे सर्विस का प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज के अकॉर्डिंग बेटा, क्लियर। पर अगर यही मंगल इंडस्ट्रीज और क्रिएटिव के बीच की बात करें बेटा, तो ये तो हमेशा ही प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा किसके हिसाब से, 12(2) के हिसाब से, क्योंकि मंगल इंडस्ट्री ने कभी भी वो स्पेस परचेज नहीं की। हाँ, अगर मंगल इंडस्ट्री ने भी वो स्पेस परचेज कर लिया होता, अब मैं एड लगाऊं ना लगाऊं इसका चॉइस है बेटा, तो अगेन वो सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 में जाता बच्चों। शायद पूरी पिक्चर क्लियर होगी बेटा, हाँ ना मालिक। डन। सर एग्जांपल के लिए सर एक और मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आके समझाने के लिए आपको बताता हूं। एक तो मैंने बस किराए पे ले ली बेटा, और एक बस में मैंने एक टिकट खरीदा है बेटा। सर उस बस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा, फर्क है ना यार। वही फर्क यहाँ पे है कि सर क्या हुआ बेटा, मैंने वहां पे पूरा स्पेस परचेज कर लिया, वो तो हो गया क्या, सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट। दिस इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। एक मैंने केवल एडवर्टीजमेंट के लिए वहां एड दिया, और वो वहां पे एड लगाएगा बेटा, है ना, मैंने पूरा स्पेस नहीं लिया। ऐसे केस में वो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, और वो सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 में जाएगी बेटा। भारत माता की जय। शायद एकदम फाइन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया। एंड सर ध्यान देना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एंड सर मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन बनना चाहिए। क्लियर, डन। माहौल जबरदस्त, शानदार, है ना रे, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्केट का केस था बेटा। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 1 तो था इसमें सेल ऑफ स्पेस वाला बेटा, मैंने आपको पहले केस नंबर 2 पढ़ाया था, और फिर मैंने केस नंबर 1 पढ़ाया बेटा आपको। पर हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता, आई होप समझ में आया पूरा पॉइंट बेटा। क्लियर, डन। सरकार आपको अगर रीड करना है एक बार रीड भी कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं सर। आई थिंक मजा आया सर। मैटर नंबर 2, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। इश्यू, advertising companies are often involved in procuring space on hoardings or billboard erected or mounted on buildings or land in different states. अलग अलग स्टेट में वो स्पेस परचेज कर लेते बेटा फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, जो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है बेटा, जो एबीसी लिमिटेड में बोला वैसा ही, फॉर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू देयर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए वो पूरा स्पेस परचेज कर लेते बेटा। There may be variety of arrangement between advertising company and its vendors as below बेटा। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसमें ट्रीटमेंट कैसे होंगे मैं आपको बता चुका बेटा, पर एक बार रीड कर लीजिए। केस नंबर 1, there may be a case wherein there is a supply of sale of space or supply of right to use the space on the hoarding or structure, immovable property belonging to the vendor
है ना भाई, टू द क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन द सेड होर्डिंग और स्ट्रक्चर। मतलब पूरा पूरा स्पेस सेल कर दिया बेटा, है ना भाई, वो याद है 1 साल के लिए पूरा स्पेस मेरे को दे दो, अब तुमको जो करना है करो आगे। What will be the place of supply of services provided by the vendor to the advertising company in such case बेटा, है ना भाई, तो ये वाला केस बेटा, जब पे सेल ऑफ स्पेस हो गया बेटा, तो सर यहाँ पे सर्विसेज आर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड। तो ये हो गया अपना, अगर बुक के हिसाब से देखे, दिस इज आवर केस नंबर 1 के, और यह बात करेंगे हम, ये था केस नंबर 2, अभी हम पढ़ने वाले। तो सर अब इस केस नंबर 1 को दिमाग में रखिए एंड सर इसका सोल्यूशन देखिए, इसका क्लेरिफिकेशन देखिए। यहां मालिक, द होर्डिंग और स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द लैंड should be considered as immovable property बेटा, और immovable structure और fixture as it has been embedded in the earth बेटा, वो पिलर लगा के और फिर खड़ा किया गया है होर्डिंग। Further, the place of supply of any service provided by way of sale of space on an immovable property or grant of right to use an immovable property shall be governed by the provisions of section number 13, section number 12, subsection 3, clause number A of the IGST Act. Therefore, the place of supply of services provided by way of sale of space on the hoarding or structure for advertising or for grant of right to use the hoarding or structure for advertising, in this case would be the location where the hoarding or structure is located, क्योंकि सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, है ना। ये केवल एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं था बेटा, सेल ऑफ स्पेस वाला सीन था बेटा। अब केस नंबर 2 देखिए बेटा, जहां मैं केवल उसको बोल रहा हूं कि 10 दिन के लिए मेरा एड यहाँ पे तू हैंग कर दे, तुम्हारा स्पेस तुम्हारे पास रखो, मेरे को पूरा स्पेस नहीं चाहिए, मेरा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट तुम हैंग कर दो। Case 2, there may be another case where the advertising company wants to display its advertisement on the hoarding or billboard at specific locations, availing the services of a vendor बेटा, केवल एड लगाना चाहती है बेटा। The responsibility of arranging the hoardings or billboards lies with the vendor, who may himself own such structure or may be taking it on rent or rights to use basis from another person। मैंने आपसे बात करी कि मेरा एड 10 दिन लगना चाहिए, अब वो स्पेस आपका है तो आप लाइए, किसी और का तो आप किसी और से लेके आइए, मेरे को यहाँ पे एड लगाना बस। द वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी एट द सेड लोकेशन बेटा, उसका जिम्मेदारी क्या है कि उन 10 दिन के लिए वहां पे एड मेरा दिखना चाहिए बेटा। ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, द वेंडर इज इन द पोजीशन ऑफ द होर्डिंग और स्ट्रक्चर एट द सेड लोकेशन बेटा, मतलब वो स्पेस का मालिक मैं नहीं बना हूं बेटा, यहाँ स्पेस का मालिक इस वाले एग्जांपल में सर हमारे एबीसी लिमिटेड ही है, उसने स्पेस नहीं दिया मेरे को, उसने केवल एड देने की सर्विस दी, है ना भाई, क्लियर सर, इसलिए क्लियर कहा था, हाँ ये रहा सर, ऑन विच एडवर्टाइजमेंट इज डिस्प्लेड एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस फॉर द स्ट्रक्चर, वो पूरा स्पेस नहीं ले रही। In this case, what will be the place of supply of services provided by the vendor to the advertising company? तो ये तो सिंपली एडवर्टाइजमेंट सर्विस हो गई, और ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में कवर होगा, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन में कवर नहीं है, और न ही ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, न ये सेल ऑफ स्पेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए नॉर्मली सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में कवर होगा, और यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोविजन लगे। भारत माता की जय। आइए बच्चों, मैटर नंबर 3, लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग सर्कुलर्स। इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है अब, और सर इसी के साथ ये सारे सर्कुलर भी आपके खत्म होते हैं अब। इफ यू वांट टू हैव अ क्लिक ऑफ दिस पॉइंट बेटा, ये एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विसेज का, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा, सो दैट आप जब एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, माहौल बनेगा। क्लियर, डन। और सर इसी के साथ ये सारे सर्कुलर्स जीएसटी वाले जो मैंने, अच्छा ऐसा नहीं कि दीज आर दी ओनली सर्कुलर्स, दीज आर सम ऑफ द सर्कुलर्स, बाकी सर्कुलर मैंने रेस्पेक्टिव प्लेस में रेस्पेक्टिव टॉपिक में इंसर्ट किए थे, एंड सर वहां आपको समझ में आए होंगे, एंड सर बाकी सर्कुलर जो बचे थे वो सब मैंने यहाँ एक साथ आपको पढ़ा दिए। भारत माता की जय, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपोर्टेंट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट गाइज।